साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल और मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार। आप सभी का राजकमल हिंदी चैनल में स्वागत है। तो आज बच्चों हम बात करते हैं कारक और उसके भेद। तो कारक और उसके भेद के बारे में जानने से पहले हम कारक की जो विभक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, कारक की विभक्ति से भी पहले हम एक बार जो कारक की परिभाषा है वो देख लेते हैं कि किसी वाक्य में जब प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं परिभाषा कि किसी वाक्य में कोई भी सेंटेंस होता है जो उस में प्रयुक्त जो संज्ञा और सर्वनाम हैं उनके पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहले होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने, को, से, द्वारा। इसके बाद में आता है कर्म कारक। कर्म कारक की जब बात करते हैं हम तो उसमें क्या है कि इसका चिन्ह जो है को है। कर्ता का है ने, को, से, द्वारा और कर्म का है चिन्ह को। इसके बाद में है करण। करण कारक से, द्वारा, ये इसका जो है विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद में संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को 2 बार आया, लेकिन इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि ये अलग अलग कैसे होता है। इसके बाद में अपादान कारक, इसका चिन्ह होता है से। अपादान का मतलब होता है अलग होना। इसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो होता है में और पर। इसके बाद में संबंध कारक, इसके का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसके बाद में अंतिम जो है उसका 8वां भेद वो है संबोधन कारक। हे, अरे, रे, अजी, अरी, ऐसे जो शब्द हैं वो इसके संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसके बाद में हम बच्चों बात करते हैं आगे, इसके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे देखा कि कर्ता कारक जो है वो कौन सा होता है। तो कर्ता कारक की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या है कि जिस शब्द से कर्ता जो होता है वो क्रिया को करता है, यानी कि जिस शब्द से क्रिया को करने वाले का जो काम करता है उस करने वाले का बोध का मतलब ज्ञान होता है, तो उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो राम ने सेब खाया। अब देखो यहाँ क्या है, ये है राम कर्ता है। अब राम ने सेब खाया, राम को तुरंत जाना पड़ा। किसको जाना पड़ा? राम को। राम द्वारा चित्र बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? राम के द्वारा बनाया गया। तो इसमें देखो राम जो है वो सभी में कर्ता है और इसके द्वारा जो क्रिया है वो हो रही है, तो यहाँ कर्ता कारक है। इसके हमने चिन्ह जो है विभक्ति चिन्ह जो पीछे अभी देखे थे ने, को, द्वारा, तो ये जो है कर्ता कारक कहलाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक किसको कहते हैं कि जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है। जिस पर क्रिया का फल या जो प्रभाव होता है वो पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ये देखिए आप सेंटेंस पूरा वाक्य देखिए। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब कर्म कारक के ये विभक्ति चिन्ह थे। कर्म की विभक्ति चिन्ह जो था वो था को। तो यहाँ कर्म कारक जो है वो जो हमें स्पष्ट रूप से हमें इसका पता चल जाता है कि राम ने रावण को मारा, पुलिस ने चोर को पकड़ा,
तो यहाँ जो है इसका विभक्ति चिन्ह आ गया। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कर्म कारक कौन सा होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं करण कारक की। तो नेक्स्ट जो है हमारा है करण कारक। करण कारक के अंदर क्या है, जिस शब्द से क्रिया के साधन या उसके माध्यम का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके अंदर देखो क्या बताया गया कि ऐसे शब्द जिसमें क्रिया का मतलब काम का होना, काम के होने के कोई साधन का या फिर उसका माध्यम क्या है, यानी कि किसके द्वारा हो रहा है या साधन क्या है उसका, तो उसका जब कोई ज्ञान होता है हमें उसे कहते हैं करण कारक। जैसे कार पेट्रोल से चलती है। अब देखो कार जो है किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो यहाँ क्या हो गया, से इसका व्यक्ति चिन्ह होता है। अमन ने चाकू से फल काटे, किससे काटे, चाकू से फल काटे। राम ने रावण को, अभी जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि राम ने रावण को मारा, अब यहाँ बता रहा है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन मारा किससे, बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा। अब यहाँ जब क्रिया के साधन का या उसके माध्यम का पता हमें चलता है तो उसको हम कहते हैं करण कारक। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं संप्रदान कारक। अब इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं संप्रदान कारक की। एक मिनट बच्चों, अभी इसका अभी संप्रदान कारक जिसके लिए संप्रदान कारक की परिभाषा जो है, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिससे कुछ दिया जाए उसको कहते हैं संप्रदान कारक। यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उसको कहते हैं भाई संप्रदान कारक। जैसे पिताजी आशुतोष के लिए पुस्तक या पुस्तकें लाए। किसके लिए लेके, आशुतोष के लिए। किसके लिए लेके, आशुतोष के लिए। अब देखो यहाँ क्या है कि, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, कभी कभी ना हो जाता है बच्चों। हाँ, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो पिताजी आशुतोष के लिए पुस्तकें लाए, रमेश सोन के लिए खिलौने लाया। तो यहाँ जो है क्या है, रमेश सोन के लिए खिलौने लाया। राम ने रावण को बाण से किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो फिर यहाँ क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा की जब बात करेंगे बच्चों, तो जिस शब्द से अलग होना, डरना, तुलना करना, सीखना, दूरी होना या लजाना। क्या बताया इसके अंदर है कि जिस शब्द से क्रिया की जो होती है क्रिया, उससे हमें अलग होने का, उत्पन्न होने का, या डरने का, या तुलना करने का, या सीखने का, या दूरी होना, या फिर लजाने का भाव पता चलता है, उसको हम कहते हैं अपादान कारक। कैसे, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसके बाद में गंगा हिमालय से निकलती है। राम सांप से डर गया। किससे डर गया, सांप से डर गया। तो यहाँ इसके ये जो उदाहरण है ये हमें अपादान कारक के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे बच्चों अधिकरण कारक। अंतिम जो इसका अंतिम नहीं, सातवां जो पार्ट है इसका, सातवां जो भेद है वो है अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण का मतलब आधार का बोध होता है, उसको अधिकरण कारक हम कहते हैं। कैसे, एक तो बच्चों आ जाना, ये चल नहीं रहा थोड़ा सा सही, एक मिनट। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में जैसे दुकान में सामान रखा है, पुस्तकें
मेज पर पड़ी है। पर्वतों पर बर्फ गिर रही है। क्या है? जैसे दुकान में सामान रखा है, कहाँ रखा है? में पर इसकी जो विभक्ति थी बच्चों क्या थी? में और पर, ये दो इसकी विभक्ति थी। पुस्तक मेज पर पड़ी है, कहाँ पड़ी है? मेज पर। पर्वतों पर बर्फ गिर रही है। तो यहाँ क्या हो गया? अधिकरण। में और पर इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बच्चों संबंध कारक की। संबंध का मतलब किसी के साथ में संबंध होना, रिलेशन होना, किसी के साथ जुड़ना किसी चीज़ का। जैसे जो शब्द क्रिया से भिन्न यानी कि क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताते हैं यानी कि उसका रिलेशन बताते हैं, उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राम सिंह का बैल है। किसका बैल है? राम सिंह का। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? राकेश अपना काम कर रहा है। राजीव संजीव का भाई है। यहाँ क्या है? हर एक चीज़ का, जैसे राम सिंह का, इसका बैल है राम सिंह का, तो इसका और इसका आपस में संबंध हो गया। तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक के साथ में राकेश अपना काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अपना काम। राजीव संजीव का, किसका भाई है? संजीव का। तो यहाँ इनके रिलेशन का, संबंध का पता चलता है। तो जहाँ संबंध का पता चलता हो वहाँ जो है संबंध कारक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं संबोधन कारक की। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए, देखो संबोधन का पता चलता है ना, संबोधन जो होता है, जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाता है या बुलाया जाए उसको संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन अब तो तुम काम कर लो। देखो यहाँ इसका जो चिन्ह होता है बच्चों वो है ये वाला। ये जो चिन्ह है ये संबोधन कारक का है। संबोधन कारक जो होता है यानी कि इसका ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह बच्चों, सॉरी ये नहीं, ये बड़ा चिन्ह, ये चिन्ह जो जहाँ लगा होता है वो संबोधन कारक होता है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे भैया सड़क तो पार करा दो। अरे रमन ध्यान लगा कर पढ़ो। तो ये इनके अंदर देखो, सभी के अंदर ये जो चिन्ह है अपना ये लगा हुआ है, तो यहाँ संबोधन कारक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं सभी को कि हमने जो है देखो कारक के 8 भेद और उसके विभक्ति चिन्ह के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। और इसके विभक्ति चिन्ह जो हैं वो हमें याद रखने हैं। उनके याद रखने से ही हम कारक के बारे में अच्छी प्रकार से जान जाएंगे, सीख जाएंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। और आपने शायद ये वीडियो देखने के बाद में कारक के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।